हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैजान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं एक नई पोइम, एक नया लेक्चर जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ, जो लिखी हुई है अमेरिकन पोइट्स के दौरान 1890 में, जिसका नाम है एमाइली डिकिंसन। ठीक है, तो इस दोस्तों इस पोइम में पोइटेस ये एमाइली डिकिंसन क्या कहती है, हमें क्या बताना चाहती है। इस पोयम में कहना चाहती है कि डेथ क्या होती है और डेथ के बाद, मरने के बाद जो लाइफ होती है, इटरनल लाइफ होती है, वो क्या होती है, उसी की जर्नी हमें यहाँ पर ही एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो भी कोई इस दुनिया में आया है उसे तो जानना जरूरी है बाय द प्रोसेस ऑफ डेथ। ठीक है, यह हमें यहाँ पर समझाना चाहती है कि लाइफ इज ए जर्नी टू डेथ एंड दिस डेथ इज ए जर्नी टू द इटर्नल लाइफ। तो दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स ये कहती है हमें यहाँ पर। अगर हम देखेंगे इस पोइम की थीम क्या है, इस पोइम की मेन थीम है डेथ एंड द लाइफ आफ्टर द डेथ एंड इटर्नल लाइफ आफ्टर द डेथ। ठीक है, तो ये कहती है कि अगर हम देखेंगे जो एमिली डिकिंसन की जो पोइम्स है उनमें सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम यही डेथ हुआ करती है। क्यों हुआ करती है ये एमिली डिकिंसन ये इस डेथ से क्यों इतनी ज्यादा क्लोजनेस रखती है, इतनी से फैमिलियरिटी क्यों रखती है? बिकॉज इसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि इसके बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे कजिन्स और फ्रेंड्स मर गए हैं। मतलब एमिली डिकिंसन ने देखा है उनको मरते हुए। ठीक है, एंड उनके जाने का गम इसको ये मजबूर करता था कि हर एक को, ठीक है, इस दुनिया से जाना है। ठीक है, एंड द सेकंड चीज ये है कि इसका जो घर था वो क्लोज था कब्रिस्तान से। ठीक है, ये क्रिश्चियन थी, लाइक वाइज मुस्लिम, जो क्रिश्चियन भी अपने मर्दों को दफन करते हैं कब्रिस्तान में। ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेंट्री। ठीक है, तो इसका घर उससे क्लोज, इस कब्रिस्तान से बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था और ये देखती थी कि जो भी मरता है और इसको यहाँ पर दफनाता है और जो कब्र है ये ही इसका इसी इंसान का फाइनल अबोर्ड है, फाइनल घर है। ठीक है, तो इस यही कारण रहा है कि जिसने अपनी हर एक पोइम में डेथ का या मौत का जिक्र किया है। ठीक है, देखो जिस पोइम में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ, यहां पर इसने डेथ को पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफाई किया है एज अ ह्यूमन, एज अ मैन। कौन सा मैन? एज अ काइंड मैन, एज अ जेंटलमैन, इसने यहां पर इसको पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? किसी चीज को वो खूबियां, वो फीचर्स देना, ठीक है, जो इंसान के पास होती है। लाइक अगर हम कहेंगे कि जो ये प्लांट है, अगर हम प्लांट को पर्सोनिफाई करेंगे, हम कहेंगे ये प्लांट क्रूअल है, ये प्लांट काइंड है। तो काइंड, क्रूअल, ब्रेव, अगली, ब्यूटी, ये किसकी खूबियां है? खूबियां है एक इंसान की। बट यहां पर हम क्या करते हैं? हम पर्सोनिफाई करते हैं, हम क्वालिटी देते हैं इस प्लांट को। लाइक वाइज यहां पर भी इसने पर्सोनिफाई किया है डेथ को। ठीक है, लाइक इट वॉज लाइक ए जेंटलमैन, ये एक शरीफ आदमी की तरह है। आई बात समझ में? तो पहले पहले हमें ये दिखाती है, पहले पीसफुलनेस हमें दिखाते हैं कि जो मरने की प्रोसेस है वो कितनी पेनलेस होती है, उसमें कितना सुकून आता है। तो फिर सडनली इसके ट्यून में चेंज आती है, तो हमें एक खौफ सा पैदा होता है लास्ट 3 स्टेंजाज में, जब एक मतलब हमें डराती है कि अब आपका फाइनल अवार्ड ये कबर है। ठीक है, तो ये पोइम 6 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। ठीक है, 6 स्टेंजाज है इसमें और हर एक स्टेंजा
चार चार लाइन्स में बटा हुआ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टैंजास एंड एवरी स्टैंजा इज डिवाइडेड इनटू अ क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब हर एक स्टैंजा में चार चार लाइन्स मौजूद है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो पोइम है, जिसमें इमैली डिकिंसन कहती हैं कि जो लाइफ है, ठीक है, ये एक जर्नी है, किसके लिए, मरने के लिए। जैसे कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो एजुकेशन हासिल करना भी क्या होता है, ठीक है, एजुकेशन हासिल करना भी एक जर्नी होती है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। पहले हम केजी, एलकेजी, यूकेजी, फिर हम प्राइमरी, फिर हम मिडल, फिर हम हाई, फिर हम सेकेंडरी लेवल, फिर हम कॉलेज लेवल, फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जैसे एजुकेशन हासिल करना एक जर्नी है, वैसे ये डेथ भी क्या है, जर्नी है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, और डेथ के बाद और एक लाइफ होती है जिसको हम कहती है इटर्नल लाइफ या आफ्टर डेथ लाइफ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये पॉइंट। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The courage held but just ourselves and immortality. तो यहाँ पर इमैली डिक्सन क्या कहना चाहती है हमें, यह कहती है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे इस टाइटल का मतलब है कि मैं मौत के लिए नहीं रुक सकती थी, मैं मौत के लिए या डेथ के लिए नहीं रुक सकती थी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। या ये ऐसे कहती है, इसमें इस लाइन में ये कहती है कि मैं मौत के लिए प्रिपेयर नहीं थी, मैं मरने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में अपने कामों से इतनी बिजी थी, इतनी एंगेज थी, इतनी मसरूफ थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ, या मुझे मौका नहीं मिला कि किसके बारे में, मौत के बारे में सोचने के लिए मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे वर्क से, डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मेरी एज क्या ही थी अभी कि मैं मरने के बारे में सोचूं, क्योंकि ये क्योंकि ये जवान होती है। ठीक है, और क्या बोलती है, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, और कहती है कि डेथ ने मुझे याद किया, मौत ने मुझे याद किया। ठीक है, मौत मेरे लिए आ गई, मौत मेरे लिए आ गई, मेरे दरवाजे पर आ गई, मुझे लेने के लिए अपने साथ। तो मैंने पहले भी बोला दोस्तों कि यहाँ पर इसने डेथ को पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, हाँ, मौत इसके दरवाजे पे खड़ा होती है और फिर पॉइंट या स्पीकर मजबूर होती है इसके साथ जाने के लिए, फियरलेसली, किसी खौफ के बगैर, क्योंकि यहाँ पर ये बताती है, क्योंकि जो ये काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, ये कहती है कि ये मौत को इस तरह बयान करती है कि देखो, यूजुअली जब कोई मौत के बारे में सुनता है तो एक खौफ सा पैदा होता है, डर सा महसूस होता है, बट ये कहती है कि मेरे लिए मौत ऐसा है कि जैसे वो कोई जेंटलमैन शूटर था, क्योंकि वो कोई शूटर था मेरे लिए, कोई शरीफ आदमी था। ठीक है, उसमें सिविलिटी थी, उसमें इंसानियत थी। ठीक है, और उसने मुझे बहुत ही आराम के साथ पिक किया, और मैं कंफर्टेबली, फियरलेसली उसके साथ चल पड़ी। ठीक है, द करेज हेल्ड बट जस्ट ourselves एंड इमॉर्टैलिटी। और कहती है कि इस मौत ने अपने साथ मेरे लिए क्या लाया था, करेज, गाड़ी, टांगा कहते हैं। ठीक है, मतलब बैलगाड़ी लाई थी या कोई गाड़ी लाई थी जिस पर मैं सवार हो गई इसके साथ। और कहती हैं कि इस गाड़ी पे, इस करेज पे मैं अकेली नहीं थी,
इस पर हम 3 लोग सवार थे, ठीक है। एक मौत, ठीक है, वो जो ये मौत क्या था, मौत इस गाड़ी को चला रहा था, और मैं थी, और इमोर्टलिटी थी। इमोर्टलिटी मीन्स कि अमरियत। इमोर्टलिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, उस चीज को हम इमोर्टल कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो कभी मरती नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब हयात, ठीक है। तो उसको, उस चीज को हम इमोर्टलिटी कहते हैं। क्यों, क्या इसने यहाँ पर इमोर्टलिटी क्यों कहा, इसने यहाँ पर इमोर्टलिटी को भी पर्सोनिफाई किया है। देखो, अगर हम में जिंदा रहना है हमेशा हमेशा के लिए, तो पहले हमें मरना है। जो मरने के बाद जो जिंदगी होती है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद इंसान इटर्निटी लाइफ में चला जाता है, जो हमेशा हमेशा के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 120 साल कोई सर्वाइव करता है, ठीक है। बट आफ्टर ऑल वो यहाँ से रुखसत होता है और दूसरे दुनिया में शिफ्ट होता है। वो कौन सा शिफ्ट है, वो है द वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी, ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर डेथ, ठीक है। यहाँ यहीं पर इसको यहाँ पर क्या कहती है, बयान करती है कि जो मौत के बाद जिंदगी होती है वो अबदन अबदा होती है। तो यहाँ पर जो कैरियज है, कैरियज को भी इसने इस तरह से बयान किया है। कैरियज होती है बैलगाड़ी, जिसको हम कश्मीर में टांगा कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में इसको रथ कहते हैं, ठीक। तो अगर कोई मरता है, ठीक है, तो उसको कब्रिस्तान, घर से कब्रिस्तान लेने के लिए हम कॉफिन तैयार करते हैं, कॉफिन तैयार करते हैं, ठीक है। कॉफिन को हम ताबूत कहते हैं, ठीक। तो जब इंसान मरता है, तो घर से कब्र तक उसे गाड़ी में लिया जाता है, जो बाकी इंसान कंधों पर उठाते हैं, इसको ताबूत या इंग्लिश में कॉफिन कहते हैं। तो यहीं पर इसने सिंबलाइज इस करेज को यूज किया है, किसके बदले, ठीक है, ताबूत के बदले, ठीक है। Slowly drove. He knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. इस स्टेंजा में या इस क्वार्टरेन में पोइटस या एमिली डिकिंसन क्या कहती है, क्या बयान करना चाहती है, कि जैसे हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा है कि वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है, लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वो क्या, या वो कहती हैं कि जो डेथ है वो ट्रांजिशन है, लाइफ टू इटर्नल लाइफ के लिए डेथ क्या है, एक फेज है, जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। वो ये भी कहती है डेथ इज नॉट द एंड बिकॉज लाइफ इज कंटिन्यूड आफ्टर डेथ। नहीं कहते हैं कि इंसान का खात्मा मौत से नहीं होता है, क्योंकि मौत के बाद और एक जिंदगी होती है जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है, ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि वहां पर इसने डेथ और इमॉर्टैलिटी या और कैरेज को पर्सोनिफाई किया है। इज इट क्लियर? तो इस स्टेंजा में कहती है वी स्लोली ड्रो, वी मीन्स कि हम तीनों, कौन कौन, एक है यही स्पीकर, सेकंड है डेथ, एंड थर्ड है इमॉर्टलिटी, ठीक है। ही न्यू नो हेस्ट, ये कहती है कि जो ये करेज, जो ये रथ चलाता है, ये कौन चलाता है, गाड़ी कौन चलाता है, ये घोड़े गाड़ी कौन चलाता है, ये चलाता है मौत। और मौत ऐसे चलाता है धीरे धीरे, पीसफुली, कामनेस से ये इस गाड़ी, इस करेज को चलाता है या अपना सफर जारी करते हैं। और हमने ये देखा है कि जो ये मौत इसने बयान किया है, इसने कहा है कि ये जेंटलमैन की तरह है, ये शरीफ आदमी की तरह है, और इसी तरह से ये इसके साथ पेश आया है, ठीक है। और ये कंफर्टेबल होकर इसके साथ इस कैरेज में चढ़ने के लिए या जाने के लिए तैयार होती है, ठीक है। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लीजियर टू फॉर हिज सिविलिटी, ये कहती हैं कि मैं मजबूर हो गई अपना सब कुछ, कारोबार, काम धंधा और अपने सोशल
समाजी मजबूरियां, घर, फैमिली, एंटरटेनमेंट, सब कुछ मैंने छोड़ा इसके साथ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं मजबूर हूं। जब मैंने इसकी सिविलिटी देखी, सिविलिटी मीन की शराफत देखी, पोलाइटनेस देखी, इसका अच्छा वर्ताव मैंने देखा, तो मैं मजबूर, मुझे मेरे बस में कुछ नहीं रहा और मैं इसके साथ रेडी हो गई जाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होगी जो ये कहते हैं कि मुझे रहा नहीं गया और मैं इसके साथ सफर के लिए तैयार हुई। ये कौन सा सफर था? ये सफर था इस जिंदगी से दूसरे जिंदगी में दाखला लेने के लिए। ठीक है, ये कैसे लेंगी? जब इसने मौत का मजा चख लिया है। ठीक है, The school where children sit through at recess in the rain. We passed the fields of grazing grain. We passed the setting sun. In these lines, Emily Dickinson describes an important concept here. We should understand it very carefully. तो दोस्तों यहाँ पर जो एमिली डिकिंसन है, ये इस सिटेंजा में हमें क्या बताना चाहती है? ये कहती है कि वी पास्ड द स्कूल वायर चिल्ड्रन सिट थ्रू। ये कहती कि हम जो ये सफ़र कर रहे थे, जो मैं मौत के साथ करेज में बैठकर सफ़र कर रही थी, कहाँ जाने के लिए? इटर्नल लाइफ में दाखला लेने के लिए। तो क्या हुआ है वहाँ पर? ठीक है, ये कह रही है कि जब हम चल रहे थे हमें बहुत सारे नज़ारे देखने को मिली, तो उनमें से इर्द गिर्द एक नज़ारा था स्कूल का, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे। ठीक है, कब खेल कूद रहे थे? रिसेस के वक्त या लंच ब्रेक के वक्त। वो उन्होंने एक दायरा बनाया था, सर्कल बनाया था, और उसी में वो खेल रहे थे। ओके, वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रीन। हम खेतों से गुजरे, जहां पर वो अनाज हमें जैसे ऐसा लग रहा था कि वो अनाज हमें गूर सा रहा था। गेजिंग मीन्स गोरना। वी पास द सेटिंग सन, और इसी के साथ जाते जाते सफ़र करते करते हमारा जो सूरज था वो डूब गया, मतलब दिन खत्म हुआ। बट ये इसकी एक तरह की मीनिंग है। बट अगर हम सेकंड मीनिंग देखें, वो बहुत ज़्यादा डीप है। ये यहाँ पर एक्चुअली स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब करती है कि आदमी की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं इसकी ज़िंदगी में। तो एक स्टेज होता है कि जब वो बच्चा होता है। तो यहाँ पर बोला है इसने कि वी पास द स्कूल वायर चिल्ड्रन सिट। ये कहता है कि अर्लीहुड, चाइल्डहुड, ये यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं कि जो बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है खेलने कूदने के बगैर। ठीक है, यहाँ पर कहना है कि इंसान की ज़िंदगी में पहला पड़ाव इसका बचपन का होता है। ठीक है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा नादान होता है, कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, ओके। सेकंड बोलती हैं कि इसने एग्जाम्पल दी, इसने सिंबलाइज किया यहाँ पर फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन। तो फिर कहते हैं यहाँ पर गेजिंग ग्रेन को, ये फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन को ये डिस्क्राइब करता है कि मैच्योरिटी, मैनहुड। ठीक है, मतलब जब एडल्टहुड आता है, जब जवान होता है इंसान, तो उसमें वो क्या होता है, उसमें वो कमाता है, फेयरनेस आती है इंसान की ज़िंदगी में। तो वो पॉपुलेशन में जीनस भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कहना है कि जैसे जो खेत होता है, वो खेत जो अभी पके हुए होते हैं, जो अब हार्वेस्ट के लिए तैयार होते हैं, तो उनसे हमें कुछ अब फसल काटना है। ठीक, तो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो ये जवानी का फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब, ये सेकंड फेज़ यहाँ पर बोलती है कि सेकंड फेज़ इंसान की ज़िंदगी में जवानी का आता है या मैनहुड का आता है। एंड द थर्ड फेज वी पास द सेटिंग सन। सेटिंग सन इसने यहाँ पर एग्जांपल दिया ओल्ड एज की। ठीक है, ओल्ड एज की मीन्स कि जब इंसान बेड रिडन होता है, एक ही जगह बैठता है, बीमार पे बीमार होता है। ठीक है, तो उस आप कोई गारंटी नहीं होता है कि ये कितने दिन काटने वाला है जिंदगी के। तो और हमें पता है कि जब ये सूरज गुरूब होता है, तो उसकी जो ये
चमक दमक होती है जो मॉर्निंग में होती है या आफ्टरनून में होती है, तो ये जब ये सेट होने के कगार पर होता है तो उस टाइम पर इसकी वो चमक दमक, उसकी वो धूप, उसकी वो गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, और इवेंचुअली ये फिर डाई होता है, ग्रुप होता है, और फिर क्या आती है, अंधेरा होता है, डार्कनेस आती है। ठीक है, और इस डार्कनेस को यहाँ पर ये बयान करता है एक तरह से व्हाट, ओके, डेथ। ठीक है, मरना। कि जब जब इंसान बूढ़ा होता है तो अब कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये अब ज्यादा देर तक अब जिंदा रहने वाली, ज्यादा दिन काटने वाला है जिंदगी के। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि जो जर्नी है, तो ये एक लाइफ एक जर्नी है, मतलब पहले बर्थ, चाइल्डहुड, मैं ये जवानी, और फिर बुढ़ापा, और फिर ये मरता है, और मरने के बाद ये दूसरी जिंदगी में जाता है जो होती है इटर्नल लाइफ। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इजी वर्ड्स में कहता है कि मरना तो सबको है, मरना तो नो वन, कि कोई भी जिंदगी, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, हर एक को मरना है। अगर किसी को इमॉर्टल होना है तो उसको पहले क्या मरना है, फिर वो इमॉर्टल लाइफ गुजार सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। ठीक है, जितने स्टेंजास, और हम दूसरे जो रिमेनिंग 3 स्टेंजास है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर अपलोडिंग में इसकी प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहीं पर इसको इख्तिताम करता हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।